नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक आध दिन के अंदर 12th क्लास का जो सिलेबस है बायोलॉजी का जो उसको शुरू करने वाले हैं। तो आज हम 12th क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन जनन, और उस जनन वाले चैप्टर में जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बाद तुरंत बार पढ़ेंगे। तो हम पहले लेसन नंबर 2 और फिर लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले आप सबसे कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ सभी को मिल सके। तो जो यूनिट नंबर 6 है ये रिप्रोडक्शन, 5 यूनिट 11th में है और 6 to 10 12th में है। और हमारा जो लेसन है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन। मानव में जनन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं रियल सेक्स एजुकेशन ऑफ लाइफ। वास्तविक जीवन में जो सेक्स एजुकेशन है वो ये है, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ने को मिलती है चैप्टर के अंदर। मेरा ये मानना है कि 12th क्लास के दोनों चैप्टर, रिप्रोडक्शन हेल्थ और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सभी को पढ़ना चाहिए, भले वो स्टूडेंट आर्ट्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर मैथ का हो या कॉमर्स का हो, क्योंकि ये सभी के लाइफ से कोरिलेट करता है। अब शुरुआत करने से पहले हम 2 चीज़ों को समझते हैं इस लेसन को शुरू करने से पहले, कि एक वर्ड है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं भ्रूणिकी, भ्रूण विज्ञान। मतलब एक शब्द तो हम इसको समझते हैं भ्रूणिकी। भ्रूणिकी का मतलब होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन से तात्पर्य शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, मेल फीमेल दोनों के अंदर। शुक्राणु अंडाणु निर्माण से निषेचन के पश्चात जो शिशु है उसके जन्म होने की प्रक्रिया, शिशु चाइल्ड के जन्म होने की प्रक्रिया, जो ये अध्ययन है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें युग्मक जन्म से लेकर शिशु के जन्म तक का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम कहेंगे भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा वर्ड आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसे बोलते हैं परिवर्धन जैविकी। परिवर्तन जैविकी, परिवर्तन जैविकी किसे कहेंगे कि इस शाखा के अंदर भ्रूणिकी का अध्ययन तो होगा ही होगा। मतलब युग्मक जनन से शिशु का निर्माण और शिशु से बाल्यावस्था, जो 10 से 12 वर्ष तक रहती है, किशोरावस्था, एडल्ट फेज जिसे हम कहते हैं, प्रौढ़ावस्था मतलब परिपक्व अवस्था जिसे हम कहेंगे, और अंत में वृद्धावस्था जिसे हम जीर्ण अवस्था भी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ अगर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था, वृद्धावस्था, जीर्ण अवस्था, मतलब मनुष्य के युग्मक के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर, अस्तित्व में आने के पश्चात जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी जो लाइफ की जितनी भी बायोलॉजिकल साइकिल है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है परिवर्धन जैविकी में किया जाता है। हमने 2 टर्म पढ़ लिए, एक एम्ब्रियोलॉजी और दूसरा है डेवलपमेंट बायोलॉजी। जो हम 12th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर युग्मक जनन कैसे होता है, युग्मक जनन, जननांगों में जननांगों की संरचना, निषेचन, निषेचन के बाद शिशु का निर्माण, मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं एम्ब्रियोलॉजी। और आप जब 12th क्लियर करके किसी हायर क्लासेज में बीएससी करोगे तो फिर आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, डायमॉर्फिज्म, मतलब मनुष्य के अंदर नर अलग है, मादा अलग है, दोनों में अलग अलग जननांग पाए जाते हैं।
और दोनों जननांगों से युग्मकों का निर्माण होता है, जिससे फिर युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है, शिशु का जन्म होता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो वृषण है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वो मुख्य जनन अंग है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण के अलावा, टेस्टिस के अलावा जितने भी अंग इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं वो सब के सब कहलाते हैं सहायक जनन अंग। जैसे एपिडेमाइसिस, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय और जनन ग्रंथियाँ जो भी, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? सहायक अंग। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र मतलब टेस्टिस से शुरुआत करेंगे, वृषण, और टेस्टिस के साथ साथ हम जो जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। तो वृषण की बात करते हैं। मनुष्य में वृषण एक जोड़ी होते हैं, मतलब दो वृषण पाए जाते हैं जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और वजन 12 से 15 ग्राम इनका होता है। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, वो वृषण है। और वृषण गुहा की स्थिति मनुष्य के अंदर उदर गुहा से बाहर होती है। उदर गुहा से बाहर होने का कारण सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमें पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो उदर गुहा से बाहर जो वृषण होते हैं वहाँ जो तापमान होता है यहाँ से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु को उत्पादन एवं निर्माण 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वृषण द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए फिर नेचर में जो व्यवस्था हुई वो क्या हुई कि वृषण कोष को उदर गुहा के बाहर रखा गया, जहाँ का टेम्परेचर सामान्य जो शरीर का तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। देखिए, वृषण वृषण स्थित होता है वृषण कोश में। यह है वृषण कोश। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वृषण कोश, और वृषण कोश का निर्माण होता है डॉर्टस पेशियों द्वारा या डॉर्टस मसल द्वारा। तो ये है वृषण कोश नंबर 1। वृषण के अंदर जो दूसरी झिल्ली पाई जाती है तो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ये ब्लू हमने लिखा है जो, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसे हम जानते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस के नाम पर। एक और लेयर अंदर की तरफ पाई जाएगी, तीसरा नंबर, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो सबसे पहले वृषण कोश बाहर के जो डॉटस मसल से बना है, अंदर के परत ट्यूनिका वेजिनेलिस और एल्बुजिनिया। अब इस स्तर के अंदर प्रत्येक वृषण में, मतलब 2 वृषण है, 200 से 250 वृषण पालियां जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं पाई जाती हैं। ये इनकी संख्या हो सकती है 200 से 250। इन्हें हमने बोला वृषण पालियां, वृषण पालियां, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर? यहां तक 4 चीजों के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, इन वृषण पालियों के अंदर अनगिनत शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं।
शुक्र जनन नलिका। और ये शुक्र जनन नलिकाएं इस तरीके से बाहर निकल के एक गुच्छेनुमा संरचना बना देती है, जिसमें 15 से 20 वलयित गुच्छेनुमा संरचना बनती है इस तरह। और ये बाहर यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं वृषण जाल, रेटेटेस्टिस, वृषण जालक, रेटेटेस्टिस। और जो ये नलियाँ हैं इनको बोलेंगे हम शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नलिका। नंबर 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन शुक्र जनन नलिकाओं में बाहर की ओर हृदय योजिक ऊतक मौजूद है और बहुत सारे सेल्स भी यहाँ बाहर इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर पाई जाती है। ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग या लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लीडिंग कोशिका ही मनुष्य के अंदर नर का जो मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, जो नर के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, मतलब जो भी पुरुष के जो पुरुषत्व के लक्षण है एडल्ट फेज में ही, किशोरावस्था के अंदर, वो सब इस लीडिंग कोशिका के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं। और मेल में केवल एकमात्र यही हार्मोन है जो कि सेक्स लाइफ से रिलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद 7वां नंबर हम देते हैं वृषण जालक। वृषण जालक, ये नलिकाएं बाहर निकल रही, यह है वृषण जालक। अब हम आगे बात करते हैं इन नलिकाओं पे थोड़ा सा, इसको हम नीचे ले लेते हैं। जो ये नलिकाएं जो हमने बनाई ब्लू कलर की इस तरीके से है जी। इन नलिकाओं के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जो हम जो डायग्राम में तो नहीं बना सकते, बाहर की ओर इस तरीके से। इसका नाम है ट्यूनिका प्रोपिया। इसका जो नाम है वो है ट्यूनिका प्रोपिया, जो इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर एक आवरण बनाता है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं में लीडिंग सेल्स पाई जाती, लीडिंग सेल नहीं, इन शुक्र जनन नलिकाओं में सर्टोली सेल्स पाई जाती है, जो स्तंभाकार होती है इस तरीके से, स्तंभाकार। यह है आपकी सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, ठीक है। और जो शुक्र जनन नलिका है, इसकी जो अंदर के परत है उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। और ये सब के सब क्या है, द्विगुणित हैं भी। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, और उसके बाद इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये इस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। और ये शुक्राणु जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो शुक्राणुओं को पोषण, न्यूट्रिशन, आलंबन प्रदान करती है और इन शुक्राणुओं को कायांतरण कराती है। कायांतरण का मतलब होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, कि शुक्राणु पूर्व कोशिका से पूर्ण शुक्राणु का निर्माण, मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना या मेटामॉर्फोसिस होना, वो कहलाता है कायांतरण। तो सर्टोली कोशिका आलंबन, पोषण और शुक्राणु का कायांतरण, और शुक्राणु का मुख्य रूप से जो परिपक्व शुक्राणु हो जाते हैं उनका पोषण का मुख्य कार्य सर्टोली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो यह बात हमें यहाँ करनी थी। शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उसकी संरचना इस तरीके से होती है। अगर इसका हम टीएस काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, और इस जब हम टीएस काटेंगे तो उसमें स्तंभाकार सर्टोली कोशिकाएं नजर आएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब इस वृषण जालक एक लंबी नलिका बना के बाहर की ओर निकलेगा वृषण से, और इस तरीके से गुच्छा बाहर की ओर निकल रहा है। इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद
जब यह नलिका बाहर निकल जाती है तो गुच्छे के रूप में इस तरीके से बाहर संरचना का निर्माण करती है शुरुआत में, जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। और ये अधिवृषण काफ़ी लंबा होता है, लगभग 6 मीटर इसका लंबाई होती है इसकी। ये है अधिवृषण, इसी से लिख देते हैं 7 नंबर 8। अधिवृषण एपिडेमाइसिस, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडेमाइसिस, अधिवृषण। ये अधिवृषण 3 भागों में बटा हुआ है। शुरुआत का हिस्सा, अगर हम अधिवृषण को बांटे 3 भागों में, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा तो हम बोलते हैं कैपुट एपिडेमाइसिस। नंबर ए जो है इसका कैपुट एपिडेमिस। दूसरा है कॉर्पस बी, जिसका हिस्सा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, अंत तक का बी, कॉर्पस एपिडेमाइसिस। और ये तीसरा जो संकीर्ण हिस्सा है जो आगे शुक्रवाहिनी में खुलेगा, इसका नाम है कॉर्ड, कॉर्ड एपिडेमाइसिस। तो हमने इसके जो 3 भाग पढ़ लिए अधिवृषण के, 1, 2 और 3। अब अधिवृषण करता क्या काम है, मुख्य बात ये, अधिवृषण क्या काम करता है कि यहाँ से जो शुक्राणु निकल रहे हैं बन बना के तैयार होके, तो सबसे पहले सर्टोली कोशिका अपना काम यहाँ कर ही चुकी है। शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकलने के बाद इस अधिवृषण के अंदर शुक्राणु का स्टोरेज होता है, स्टोर किया जाता है इसके अंदर, और स्टोर के साथ साथ ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो ये 2 मुख्य कार्य है, एक तो शुक्राणु को संग्रहित करना और पोषण प्रदान करना, और ये 1 महीने तक शुक्राणुओं को संग्रहित कर सकता है, मतलब उसको जीवित अवस्था में रख सकता है। लेकिन स्पर्म यदि त्याग दिए जाते हैं मादा की योनि में, अगर स्पर्म का स्खलन कर दिया जाता है, तो स्पर्म की मैक्सिमम लाइफ 24 से 48 घंटे होती है। ह्यूमन बॉडी के बाहर उसकी लाइफ होती है 24 से 48 घंटे, मेल की बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के अंदर, मतलब मेल की बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के अंदर। और मेल के अंदर जो अधिवृषण है, इसमें इसकी लाइफ 30 दिन तक रह सकती है, और इसमें यहाँ एक्टिव रहेगा और न्यूट्रिशन के साथ रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अधिवृषण। अधिवृषण से हम आगे बात करते हैं कि अधिवृषण से शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है। ये शुक्रवाहिनी जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम? वासा डिफरेंस। नंबर 10, वासा डिफरेंस। तो शुक्राणु का निर्माण यहाँ हुआ और यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब शुक्राणु शुक्रवाहिनी से पहुंचेंगे शुक्राशय पे। अब हम शुक्राशय की बात करते हैं आगे। तो इसे हम बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और ये मूत्राशय इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा, मतलब निष्कासन नलिका द्वारा, मूत्रमार्ग द्वारा बाहर की ओर खुलता है। और जो ये वासा डिफरेंस है, जो शुक्रवाहिनी है, वो यहाँ पर मूत्राशय पे आकर खुलती है। इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। और ये इस तरीके से आती है यहाँ पर, और इसका अंतिम भाग फूला हुआ रहता है इस तरीके से। ये देखिए, इस भाग को हम बोलते हैं एम्पुला या तुम्बिका। तुम्बिका, एम्पुला, ये भाग है तुम्बिका एम्पुला। और ऐसा का ऐसा, जैसे हमें पता है कि जो वृषण है वो एक जोड़ी, मतलब एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो हमने इस, अगर ये पोजीशन है तो हमने जो राइट साइड से तो बना लिया। यही स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड भी है, तो लेफ्ट साइड से भी ये हो गया, ठीक है। अब जो तुम्बिका, जो इसका अंतिम हिस्सा है, इसके नीचे शुक्राशय पाया जाता है, ये इस तरीके से। ये इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। शुक्राशय को स्टोर करने वाला, और ये पहली सहायक जनन ग्रंथि है शुक्राशय। शुक्राशय के नीचे एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है।
यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे काउपर ग्लैंड पाई जाती है, जो मटर के दाने के समान होती है। काउपर ग्रंथि। तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। अब ये काम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम शुक्राशय की बात करेंगे। शुक्राशय वीर्य का लगभग 60 से 65% भाग बनाता है और इसमें मुख्य रूप से फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन्स, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं शुक्राशय में। वीर्य का कितना प्रतिशत भाग? 60 से 65% भाग। अब दो चीज़ें हमने यहाँ लिखी है, एक तो फ्रक्टोज, एक लिखा प्रोस्टाग्लैंड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम करते हैं? फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी में केवल और केवल मात्र मनुष्य के वीर्य के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है, फल शर्करा है, लेकिन मनुष्य की बॉडी के अंदर ये सिर्फ वीर्य में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रक्टोज शुगर के अंदर क्या पाई जाती है? काफ़ी मात्रा में एटीपी पाई जाती है, और ये एटीपी जो स्पर्म को एक्टिव रखती है और उसको फर्टाइल बनाए रखती है। जैसे बहुत सारे अपराध होते हैं, बलात्कार जैसे अपराध, तो उनकी पुष्टि जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उनकी पुष्टि वेजाइना के अंदर, मतलब योनि के अंदर फ्रक्टोज की उपस्थिति के आधार पर की जाती है। यदि किसी की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके जब मेडिकल चेकअप होगा, तो मेडिकल चेकअप में अगर फ्रक्टोज पाया जाता है तो दुष्कर्म होने की पुष्टि है। फिर वहाँ से डीएनए सैंपल लेकर अपराधी के डीएनए सैंपल से मैच कराया जाता है। अगर मैच कर जाता है तो उक्त व्यक्ति अपराधी कहलाता है। अब अगली बात हो रही है प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जो वीर्य पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, वो जो मादा है उसके गर्भाशय के अंदर और गर्भनाल के अंदर संकुंचन पैदा करता है और एक कैपिलरी फॉर्म क्रिएट करता है। कैपिलरी हम सब जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ी है कि सक्सेशन वाला काम करता है वो, जिसके कारण आसानी से शुक्राणु जो अंडवाहिनी है वहाँ पर पहुँच सके। तो फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेन वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है, स्खलन नलिका है, तो उसके बाहर चारों तरफ एक नलिका घेरी हुई रहती है इस तरीके से। इसका नाम है कार्पस स्पोंजियम। कार्पस स्पोंजियम, ये इसका नाम है। 16 नंबर कार्पस स्पोंजियम। अब हम इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ कि ये है पेनिस, लिंग जिसे बोलते हैं, जो नर का जनन अंग है, सहायक जनन अंग है। इसकी संरचना किस तरीके से है कि अगर इसका हम टीएस काटेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले ये भाग जो आपका क्या है, स्खलन नलिका नंबर है, इसके चारों ओर कॉर्पस स्पोंजियम इसको घेरे रहता है। ये वाला पार्ट जो कॉर्पस स्पोंजियम है वो इसको घेरे रखता है। ठीक है, ये पोजीशन क्लियर। अब हम बात करते हैं अगली नलिकाओं की। जब टीएस काटते हैं तो इसके पीछे की ओर जो इसका भाग है उस पर 2 नलिकाएं और पाई जाती इस तरीके से। इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो हम 2 नलिकाएं बना देते हैं पीछे की तरफ। ये जो दोनों नलिका हैं 17 नंबर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दोनों हैं, 2 नलिका हैं, और वो कॉर्पस स्पोंजियम ये वाली नलिका। तो ये
जो मनुष्य का जो जनन अंग है, बाह्य जनन अंग है, उसके टीएस सेक्शन का पार्ट है। और यह है इजैकुलेटरी डक्ट। इसका नलिका मैं इसमें नंबर लिख देता हूँ ताकि पहचानने में आसान। ये है 15 नंबर, ये है 16 नंबर और ये है 17। अब आसानी होगी। अब क्या होता है, जो इनका जो अंतिम भाग है ये फूला हुआ रहता है इस तरीके से। इसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, शिशन या मुंड हिंदी में बोलते हैं, मुंड, शिशन मुंड, ग्लांस पेनिस। और इसके बाहर एक स्किन इसको कवर करके रखती है जिसे प्रीपियस या अग्र आच्छद कहा जाता है। और इस तरीके से ये छिद्र बाहर निकला रहता है, इसे हम बोलेंगे अग्र आच्छद। तो ग्लांस पेनिस और इसके बाहर की जो संरचना से बोले हमने अग्र आच्छद, प्रीपियस। तो ये है मनुष्य का संपूर्ण नर जनन तंत्र। बुक्स में इस तरीके से नहीं दिया गया। अब हमने शुक्राशय की तो बात कर ली थी, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि रह गई, उन दोनों की बात करना शेष रह गया था। उसकी बात करते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ इसके लिए। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर मुख्य रूप से जो स्त्रावण होता है वो एक तो होता है लाइसोजाइम, स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसिन। इन 3 चीज़ों का स्त्रावरण होता है मुख्य रूप से। और भी चीज़ें होती हैं। लाइसोजाइम हम अधिकतर जानते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बताता है। स्पर्मिन भी यही काम करता है, शुक्राणु को विशेष रूप से जीवाणु, वायरस और अन्य जो भी सूक्ष्म जीव है उनसे रक्षा करता है स्पर्मिन। अब दूसरा है फाइब्रोनोलाइसिन। क्या काम करता है? फाइब्रोनोलाइसिन का काम यह है कि जो स्कंदित वीर्य है उसको पुनः तरल में परिवर्तित करना। जैसे मनुष्य की बॉडी के अंदर वो स्टोर रखा हुआ है एपिडेमाइसिस के अंदर, तो सेमी सॉलिड फेज के अंदर है वो अधिवेशन में, किसमें है? अर्ध ठोस या अर्ध तरल अवस्था के अंदर है। जब उसका इजेकुलेशन होता है, स्खलन होता है मादा की योनि में, तो फाइब्रोनोलाइसिन उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, जिसके कारण स्पर्म आसानी से मूवमेंट कर सके। अब आते हैं काउपर ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो स्पर्म का 25 से 30% भाग बनाती है। स्पर्म के वीर्य का, सॉरी, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है जो संपूर्ण वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है और शुक्राशय से 60 से 65%। और काउपर ग्रंथि क्षारीय पदार्थों का स्त्रावण करती है। क्षारीय पदार्थ, बेसिटिक। तो फिर काउपर ग्रंथि के क्षारीय पदार्थ क्या काम करेंगे? जो वेजाइना होती है, जो मनुष्य मादा की जो योनि रहती है वो होती है अम्लीय। और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, एसिड प्लस बेस इक्वल टू बफर सॉल्यूशन। तो जो क्षारीय पदार्थ है, जब फिजिकल रिलेशनशिप बनता है उस समय जो मादा की योनि है उसकी अम्लता को न्यूट्रल कर देता है। और न्यूट्रल होने के कारण शुक्राणु उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग को सुगम माना जाता है और शुक्राणु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो पाता और वो अंडवानी तक पहुँच जाते हैं। तो 3 जनन ग्रंथियाँ हो गई, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। मैंने तीनों को आपको जो तीनों का कार्य बता दिया क्या काम करते हैं। और ये पूरा जो नर जनन तंत्र हो गया। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बुक में इस तरीके से नहीं दिया गया है और आप इसको कंप्लीट एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। तो इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हम इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और आपका सिलेबस प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। एक बार मैं आपकी फैसिलिटी के लिए इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वृषण कोश। वृषण कोश ये ब्लैक कलर से हमने मार्क कर रखा है। जिसमें वृषण रखा गया है वो है वृषण कोश और डॉटस मसल से बना हुआ है। वृषण कोश के भीतर वृषण के 2 बाह्य परतें हैं। पहले का नाम है ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरे का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इन परतों के अंदर वृषण पालिका या वृषण पालियाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाती है, जो कितनी हो सकती है? 200 से 250 इसकी संख्या हो सकती है, 200 से 250। ठीक है, ये आपकी वृषण पालियाँ। ये वृषण पालियों के अंदर अनगिनत शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है
और शुक्र जनन नलिका क्या काम करती है? शुक्राणु का जनन करती है। यह है शुक्र जनन नलिका। और इस शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। और इस शुक्र जनन नलिका के जो पहली कोशिकीय परत है इसे बोलते हैं जनन उपकला, शुक्राणु जनन कोशिकाएं बोल सकते हैं हम इसको, स्पर्मेटोसाइट जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिका। और ये सब किस अवस्था में होती है? द्विगुणित होती है, और इनमें बाद में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये है जनन उपकला, शुक्र जनन कोशिका, इनसे शुक्राणु का निर्माण होगा। और इनके अंदर जो हमने ग्रीन कलर से स्तंभाकार स्थिति बना रखी है इनको बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या काम करेगी? जो शुक्राणु बनेंगे इन शुक्राणु का पोषण करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी और इनको पावर क्रिएट करेगी। ठीक है, ये है इनका मुख्य कार्य। इसके अलावा सर्टोली कोशिका का 2-3 मुख्य कार्य और है जो मैंने आपको मेंशन नहीं किया। एक मुख्य काम है एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रावण, जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब ये क्या काम करता है हम इस पर बात करेंगे। एंटी मुलेरियन का स्त्रावण करता है। एंटी मुलेरियन क्या काम करता है? हमें पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम से लड़का बन रहा है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है और उसके अंदर जननांगों का विकास होना शुरू हो गया, मतलब टेस्टिस बनना डेवलप हो गया, शुक्र जनन नलिकाएं बन रही है। उस समय जो सर्टोली कोशिका है ये एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है इसका स्त्रावण करती है। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मेल लड़का है उसके अंदर किसी भी प्रकार से मादा जननांग विकसित ना हो उसको ये रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कि जो लड़का है उसके अंदर किसी भी स्थिति के अंदर मादा जननांग विकसित ना हो पाए। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर वह थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के रूप में रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम एक ये है सर्टोली कोशिका का। दूसरा इसका काम है FSH हार्मोन का सीक्रेशन को रोकना। एक इनहिबिन हार्मोन और सीक्रेट होता है इन सर्टोली कोशिकाओं से जो क्या करेगा? FSH को रोकेगा। और एक चीज़ और है ABP प्रोटीन का निर्माण, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग मतलब टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन है हमारे अंदर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मैं यहाँ और लिख देता हूँ एंटी मुलेरियन का, ABP का निर्माण, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन प्रोटीन का और इनहिबिन हार्मोन का निर्माण। सारे प्रोटीन वैसे हार्मोन से ही बनते हैं हमारे जननांग वगैरह के इसके अंदर। वैसे प्रोटीन जब हम आप 12th क्लास के जब 3rd यूनिट पढ़े, 2nd यूनिट पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जब इसके बारे में बात कर लेंगे। तो एक बार फिर बताता हूँ मैं सर्टोली कोशिकाओं के बारे में। सर्टोली कोशिका कहाँ मिलेगी? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। किस अवस्था में मिलेगी? स्तंभाकार अवस्था में। कार्य क्या करते हैं? जो शुक्राणु है उनका पोषण प्रदान करते हैं, उनको पावर प्रदान करते हैं, मतलब उनको आलम्बन प्रदान करते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है उसका स्त्रावण करते हैं। इसका काम क्या है कि जो लड़का निर्मित हो रहा है मादा के गर्भ के अंदर उसके अंदर किसी भी सूरत के अंदर कोई फीमेल ऑर्गन डेवलप ना हो, उसके लिए काम करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। उसके बाद जो काम करता है ये इनहिबिन सिक्रेशन होता है। ये क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकेगा इनहिबिन। ABP प्रोटीन जिसे हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करते हैं, वह प्रोटीन एंड्रोजन हार्मोन को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्टोली कोशिकाओं का। चलिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। सर्टोली कोशिकाओं से ये शुक्र जनन नलिकाएं आगे बढ़ गई, वृषण जालक का निर्माण करती है और वृषण जालक से पहुंचती है वासा एफ्रेंसिया में, और वासा एफ्रेंसिया के बाद संपूर्ण रूप से बाहर की ओर निकलकर क्या बनाती है? अधिवृषण। और अधिवृषण फिर वासा, अधिवृषण को 3 भागों में बांटा हमने, कैपुट, कॉर्पस, कॉर्ड, और ये काम होता है वासा डिफरेंस में। अधिवृषण का काम हमने डिस्कस किया था। मुख्य काम क्या है? स्टोरेज का, संग्रहण करना, लंबे समय तक संग्रहण करना और उनको पोषण और आलंबन प्रदान करना। उसके बाद वासा डिफरेंस से कहाँ जाते हैं? शुक्राशय के अंदर। शुक्राशय क्या है? सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। शुक्राशय क्या करता है? 60 से 65% भाग बनाता है वीर्य का, जो फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, बहुत सारे प्रोटीन और जो ATP के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज का काम बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या है? स्पर्मियन मुख्य रूप से जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से जो शुक्राणु की रक्षा करता है। फाइब्रोलाइसिन जो कि सेमी सॉलिड जो वीर्य है उसको लिक्विडफाइड करता है या उसको तरल अवस्था में बदलता है। अगले बात करते हैं हम काउपर ग्रंथि की। ये क्षारीय पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जो क्या करता है? मादा योनि के मार्ग की क्षारीय अम्लता को समाप्त करके उसको जो फिजिकल रिलेशनशिप के जो मूवमेंट है उसको और ज़्यादा ईजी बनाता है, मतलब मैथुन क्रिया में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं शिशन की। शिशन के जो बाहर की ओर, ये शिशन का हमने TS काट लिया, और ये इजेकुलेटरी डक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने से 15 नंबर लिखा स्खलन नलिका। इसके चारों ये ग्रीन कलर का आवरण है, आप देख रहे हो,
ये चारों ओर से कवर्ड है। इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जिसम, यह है। और इसके पीछे की ओर कॉर्पस कैवर्नोसा 2 नलिकाएं पाई जाती है। अग्रभाग फूल जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिसिशन मून, और उसके बाहर एक त्वचीय परत पाई जाती है जिसे अग्राचा प्रीटस कहते हैं। एक चीज़ हमने इसमें रह गई कि ये 3 नलिकाएं ये काम क्या करती है, कौन कौन सी। एक नलिका है कॉर्पस स्पॉन्जिसम की और 2 नलिकाएं हैं कॉर्पस कैवर्नोसा की। इनका मुख्य कार्य ये है कि जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए एक्साइटमेंट कंडीशन में आ जाते हैं, तो जो मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है जिसे हम सीसन बोलते हैं, वो इस समय इन तीनों नलिकाओं के अंदर रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो लिंग है मनुष्य का वो सख्त हो जाता है, और जिसके कारण जो सेक्स रिलेशनशिप है वो आसानी से बनाया जा सके। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ये जो टॉपिक है ये सबके रियल लाइफ पे बेस है और इसको सभी को भी पढ़ना चाहिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रियल सेक्स एजुकेशन फॉर लाइफ। तो ये है, हर व्यक्ति को ये 2 चैप्टर जरूर पढ़नी चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस से कोई ना कोई कभी ना कभी अवश्य गुजरता ही गुजरता है। तो उम्मीद है कि आज का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हमने वापस शुरुआत की है 11वीं की करी दी है, 12वीं की शुरुआत की है, उसका लाभ अधिक से अधिक सभी को हो सके। थैंक यू।